गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स पेपर थर्ड सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइटल का, और आज जो सेकंड चैप्टर आपके सामने है इसका टाइटल है रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल फोर्स। ठीक है, फोर्स शायद यहाँ पर वर्ड दिख नहीं रहा है, पर ये रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल फोर्स, इसको हिंदी में हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स का मतलब परिवर्ती बल। हिंदी मीडियम की बुक्स में आप इसको ऐसे पाओगे, परिवर्ती बल के अधीन सरल रेखीय गति। अब सबसे पहले आप दिमाग में एक बात लेके आइए कि एक पार्टिकल है, उस पर कंटिन्यूअसली एक ऐसा बल या फोर्स लग रहा है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। बिल्कुल नया कंसेप्ट है ये। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि एक पार्टिकल है, उसमें हमने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। पर अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल पर कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, और वो पार्टिकल इस फोर्स के अंडर या अधीन एक सरल रेखा में चल रहा है। ठीक है, तो पूरा जो कंसेप्ट है, और फिर इसके नीचे टाइटल लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो एक्चुअली is one of the kind of motion which comes under the rectilinear motion under variable force category। ठीक है ना, यानी सरल आवर्त गति, इसको हम हिंदी में कह रहे हैं, ये भी एक वेरिएबल फोर्स के अधीन होने वाली गति का एक पर्टिकुलर केस है। तो पहले आपके सामने जो एक 4 लाइनें दिख रही हैं, ये इस पूरे चैप्टर को हम इनिशिएट कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, आप हमें कह रहे हैं कि होता क्या है कि अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला त्वरण, इधर देखिए, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ एनी वन और मोर ऑफ एक्स वी एंड टी। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर कोई पार्टिकल इस प्रकार चल रहा है कि उस पर लगने वाला त्वरण, एक्सेलरेशन, या तो x का फंक्शन है, या v का फंक्शन है, या t का फंक्शन है, या इनमें से एक से अधिक का फंक्शन है। अब देखिए आप, अगर एक पार्टिकल एक सरल रेखा में चल रहा है तो उसके लिए कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली x चेंज होगा, v चेंज होगा और t चेंज होगा। x v t के क्या मायने हैं ये आपको यू शुड नो फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। तो अगर किसी पार्टिकल, किसी मूविंग पार्टिकल जिसके लिए x v और t कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, तो अगर एक्सेलरेशन एक्स वी और टी का फंक्शन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस पर लगने वाला फोर्स भी चेंज होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज आल्सो वेरिएबल। तो ये इस चैप्टर का मेन वो है, बात है जो हम लेकर चल रहे हैं कि हाउ वी आर सेइंग फोर्स इज वेरिएबल बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। व्हाई वेरिएबल? बिकॉज एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वी और टी। ठीक है, अब देखिए, इस वेरिएबल फोर्स के अंडर में जो सबसे पहले मोशन जो हमको स्टडी करनी है, इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको डेफिनेटली आप फिजिक्स वगैरह में पहले ही पढ़ चुके होंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। तो सबसे पहले आप देखिए, एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जाती है, आप पेपर्स में देखिएगा, उसमें आता है सरल आवर्त गति की परिभाषा दीजिए। तो यू कैन राइट आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही तरह से बुक में मिल जाएगी आपको। इंग्लिश में मैंने लिखी है, हिंदी में भी आपको इसको मैं समझा रहा हूँ। हम कह रहे हैं साहब, ए पार्टिकल इज सेट टू परफॉर्म एसएचएम। मतलब एक कण कहा जाता है कि वो एसएचएम कर रहा है इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या आया कि वो एक सरल रेखा में चलता हो। सिंपल का मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन से मतलब है। If it moves in a straight line such that its acceleration, इस प्रकार से कि इसका जो acceleration है is always directed towards a fixed point on the line। मतलब उस बिंदु पर लगने वाला त्वरण सदैव
जिस रेखा में वो कण चल रहा है उस रेखा पर स्थित एक फिक्स पॉइंट की डायरेक्टेड हो, उस मतलब उस फिक्स पॉइंट की दिशा में हो। इधर देखिए आप, मैं आपको यहाँ इसको डायग्राम में समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ मान लीजिए एक पार्टिकल है जो ए और ए डैश 2 पॉइंट्स के बिटवीन चल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है कि एक पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है, यानी बार बार वो एक ही टाइप का मोशन दोहराता है। अब वो क्यों दोहराता है इसकी डिटेल में तो हम जा रहे हैं, पर पहले इस बात को समझा रहा हूं मैं आपको। इधर देखिए, मान लीजिए कि पार्टिकल हमारा इस डायग्राम में ध्यान से देखिए आप कि वो ए से ओ की ओर जा रहा है, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओ, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड मूविंग टुवर्ड्स ओ, यानी कि वो एक तरह से बाईं दिशा में जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तब भी इसके ऊपर लगने वाला जो त्वरण है वो ओ इज द फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। सबसे पहले हमको कहना क्या चाहिए कि एक लाइन है ए डैश ए, इस पर एक फिक्स पॉइंट है ओ, और इस लाइन पर एक पार्टिकल इस प्रकार की गति कर रहा है कि उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, यानी कि अगर वो ओ की तरफ जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन ओ की ओर है, और अगर वो ओ को क्रॉस करके ए डैश की ओर जा रहा है तो भी इसका एक्सेलरेशन ओ की ओर है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हर स्थिति में O इज एक्टिंग लाइक द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसको हम हिंदी में कहते भी हैं बल केंद्र, सेंटर ऑफ फोर्स। मतलब पार्टिकल चाहे वो O की ओर आए या O से दूर जाए, इन बोथ केस O इज अट्रैक्टिंग द पार्टिकल। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O, ठीक है। फिर देखिए वापस से हम ऊपर पढ़ते हैं। यहां पर क्या कहा था हमने, सच दैट, यहां से देखिए ये such that its acceleration is always directed towards a fixed point, वो मैंने बता दिया आपको, फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन होना चाहिए। एंड इज डायरेक्टली वर्ड इसके बाद आएगा, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि हम जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके एक्सेलरेशन की दो कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। एक तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। दूसरा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो पार्टिकल की ओ से जो डिस्टेंस है, जैसे अब इधर देखिए यहां पर मैंने एज्यूम कर रखा है कि पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर पी पर है, इस समय पार्टिकल की डिस्टेंस ओ से एक्स हमने मानी है। तो हम कह रहे हैं भाई कि इस समय जो पार्टिकल पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है ना दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और मोर प्रिसाइसली हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या मतलब हुआ इसका कि जितना इस पार्टिकल की ओ से डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और जितना ये पार्टिकल ओ के क्लोज ज्यादा जाएगा उतना, क्योंकि एक्स कम हो रही है, जैसे जैसे पार्टिकल ओ के नजदीक जा रहा है तो इसकी ओ से डिस्टेंस कम होगी, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का मतलब क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन भी कम होगा। द मोर एक्स द मोर एक्सेलरेशन एंड द लेस एक्स द लेस एक्सेलरेशन। तो इन दोनों बातों को हम इस इक्वेशन में समावेश कर लेते हैं। एक्स डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। रिमेंबर यहाँ दो बातें हैं, एक तो एक्स डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, दूसरा इसका साइन, नेगेटिव साइन यह शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स ओ, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारी एसएचएम की मेन गवर्निंग इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर इसी इक्वेशन को हम आगे चलकर इसका प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा के ऐसे लिख देते हैं। देखिए तरफ एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस एसएचएम, मतलब पूरी तरह से यूं कहना चाहिए कि एक कण एक सरल रेखा पे एसएचएम कर रहा है, इसके मोशन को डिस्कस कीजिए। एक तरह से वो एग्जाम में आपसे आर्टिकल डिराइव करवाना चाह रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि एग्जाम में आर्टिकल ही पूछ लिया जाता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है,
उस पूरी मोशन की स्टार्टिंग इक्वेशन से लेकर फिर उस स्टार्टिंग इक्वेशन से हमने जो जो भी नई इक्वेशन ड्राइव की हैं उनको हमें ड्राइव करके बताना पड़ता है। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट कर लेंगे। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये कहने का मतलब आज हम एसएचएम का आर्टिकल कर रहे हैं। तो ये एसएचएम की हमारी गवर्निंग इक्वेशन है। म्यू इज अ कांस्टेंट, एक्स डबल डॉट इज द एक्स डबल डॉट इज d2x by dt स्क्वायर, देखिए साइड में लिखा है, एंड इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने x डबल डॉट बराबर माइनस म्यू एक्स इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें v तो है वेलोसिटी, x बता दिया आपको मैंने, a एक कांस्टेंट है जिसका मतलब अभी समझ में आएगा, एंड म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं समानुपाती का स्थिरांक। तो देखिए ये इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी, सबसे पहले हम x डबल डॉट की जगह पुट कर देंगे v dv by dx, ये मैंने पुट कर दिया किसकी जगह, x डबल डॉट की जगह। फिर मैंने यहाँ पर इंप्लाइज लगा के देखिए वेरिएबल सेपरेट कर दिए, dx उधर भेज दिया राइट हैंड में, फिर मैंने दोनों साइड कर दिया इंटीग्रेशन, तो v dv इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, इधर राइट हैंड में x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो दोनों साइड बाई 2 आएगा इंटीग्रेशन का के नंबर, उसको मैंने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो जो 2 था जो v स्क्वायर के नीचे था और x स्क्वायर के भी नीचे था, वो कांस्टेंट में शामिल हो गया। उस कांस्टेंट को फिर हमने अज्यूम कर लिया c1। ओके, अब इस c1 की मुझे वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1? तो देखिए आप, c1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ इनिशियली पार्टिकल को अज्यूम करना पड़ेगा, या कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर प्लेस पर जब था तो उसका x कितना था या वेलोसिटी कितनी थी, ऐसा मानना पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने क्या मानी है, मैं कह रहा हूं लेट द पार्टिकल इज मोमेंटरीली एट रेस्ट एट ए। मतलब इस फिगर में ये जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है, मैं ये मान रहा हूं कि जब पार्टिकल इस लाइन पर चल रहा है, तो जब वो ए पर है तो वो तात्क्षणिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मोमेंटरीली, इंस्टेंटेनियसली, यहां पर वो रुक गया है, एक क्षण को रुका है। तो ऐसा मानने से मुझे बेनिफिट क्या होगा, मैं C1 को निकाल पाऊंगा। देखिए कैसे, क्योंकि अगर वो ए पर पार्टिकल तात्क्षणिक रुका हुआ है, इसका मतलब ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी एक क्षण के लिए ही सही 0 हुई है। तो यहां पर वेलोसिटी हो गई 0 ए पर, और ए पॉइंट के लिए x की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली स्मॉल ए। दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये स्मॉल ए, स्मॉल ए एक्चुअली क्या है, O से लेकर A तक की दूरी है। तो मैं कह सकता हूं पॉइंट A के लिए x की वैल्यू A है। तो मैंने ये दोनों डाटा x बराबर a, v बराबर 0 जब मैंने इसमें पुट किए इस वाली इक्वेशन में, x इक्वल टू a, v बराबर 0, तो इससे आप देखिए पुट करके देखिए, इससे c1 की वैल्यू आ गई म्यू a स्क्वायर। ये c1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी c1 की जगह, और फिर म्यू कॉमन निकालकर जो मेरा पहला फॉर्मूला मेरा SHM का निकला, जो कि मुझे बिल्कुल लर्न रखना है, वो निकला v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए अब जो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है, इस इक्वेशन नंबर 2 को लेकर मैं दो डिफरेंट तरीके से लेकर दो फॉर्मूले और ड्राइव कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए दो तरीके क्यों कह रहे हैं हम, केस 1 और केस 2 ऐसे लिखा है मैंने। केस 1 में हम ये क्या मान रहे हैं, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए आप, लेट द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए एंड मूव्स टुवर्ड्स ओ। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इस चित्र में हम ये मान रहे हैं कि पार्टिकल, मान लीजिए एक तरह से यूं समझिए आप कि ओ मेरा बल केंद्र है, ये मैंने शुरू में कह दिया, एक तरह से बल केंद्र को हमने समझा था पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और यहां पर हमने किसी पार्टिकल को लाकर ए पॉइंट पर हमने प्लेस कर दिया, रख दिया का मतलब वी आर नॉट पुशिंग इट, हम इसको धक्का नहीं दे रहे, बस ए पे लाकर रख रहे हैं।
रख रहे हैं का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब हमने इसको यहाँ रखा ए पर तो इसका वेग 0 है, लेकिन जैसे ही हम इसको ए पर रखेंगे ओ पॉइंट ए अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो ये ओ की ओर मोशन स्टार्ट कर देता है। तो जब इसको हमने ए से इसने मोशन स्टार्ट किया और ओ की ओर गया, ये हम एक्चुअली मान एक तरह से हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अज्यूम कर रहे हैं कि ए से ओ की ओर वो बाईं तरफ मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो इस केस में हम अगर इस इक्वेशन का दोनों साइड अंडर रूट ले लें इस इक्वेशन का, सो दैट आई कैन राइट v, तो v बराबर यहां पर आ जाएगा, देखिए मैं इसको बोल रहा हूं, आप दिमाग में सोचिए इसको क्या आएगा, v बराबर प्लस माइनस, क्योंकि बिकॉज वी आर टेकिंग अंडर रूट, फिर आ जाएगा म्यू पर अंडर रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है, ये मैंने देखिए यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है देखिए इधर, v इक्वल्स टू ये। अब यहाँ पर दो बातें आपको और समझनी है, एक तो v के बाद ब्रैकेट में मैंने लिखा है dx by dt, क्योंकि ये तो मेरा v का फॉर्मूला होता है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब एक पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कि हम एक्स एक्सिस ट्रीट कर रहे हैं पर अगर मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx by dt। ठीक है, एक ये बात तो क्लियर है फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। दूसरी बात ये है कि यहाँ मैं माइनस साइन क्यों ले रहा हूँ, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने भी अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट लेने पर यहाँ दो साइन आएंगे प्लस और माइनस, वाई आई एम टेकिंग माइनस, तो एक्चुअली मैं यहाँ रीजन लिखना भूल गया हूं, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा इसी लाइन के ठीक पीछे। तो बताइए, पहले हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ माइनस साइन क्यों लिया है। तो देखिए आप, हम फिजिक्स से और हमारे मैथ्स में भी कैलकुलस से ही जानते हैं कि अगर कोई डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव में ऊपर तो होता है हम जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीज होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो, मतलब यहां पर यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि नीचे देखिए कौन है, टी यानी टाइम और एक्स यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ। तो क्या यहाँ पर टी के इंक्रीज होने पर एक्स डिक्रीज हो रहा है क्या? देखिए इधर आप, हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा साहब कि जब पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ और ओ की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, देखिए इधर लेफ्ट हैंड में, तो जैसे जैसे पार्टिकल ओ की ओर जा रहा है तो इसका एक्स क्या हो रहा है बताओ, एक्स इसका कम हो रहा है, क्योंकि एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ। तो जैसे जैसे वो ओ की ओर जाएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ रिड्यूस होगी, तो कहने का मतलब, लेकिन टाइम बढ़ेगा जब पार्टिकल सॉरी ए पर था तो इसका टाइम 0 था, एज इट मूव्स फर्दर टाइम तो हमेशा बढ़ता है, टाइम तो आपका भी बढ़ रहा है, मेरा ही बढ़ रहा है, हम सबकी लाइफ का टाइम बढ़ रहा है, टाइम नेवर रिड्यूस, टाइम नेवर डिक्रीज, टाइम ऑलवेज इंक्रीज। तो पार्टिकल भी अगर मोशन स्टार्ट करके आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा है तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीजेस बट एक्स डिक्रीजेस, सो वी कैन से साइन ऑफ dx by dt मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर साइन नेगेटिव लिया है। तो आपको यहाँ लिखना क्या, रीजन में आपको लिखना है यहाँ ब्रैकेट बना के कि सिंस t इंक्रीजेस x डिक्रीज, सो दैट वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, वेरिएबल सेपरेट करके फिर मैंने दोनों तरफ देखिए इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया, आई अगेन गेट ए कांस्टेंट C2। अब इस C2 को फाइंड करने के लिए मैंने वापस इनिशियल कंडीशन यूज कर ली, नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशन। वही इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स, द कंडीशन एट दैट टाइम आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। बताओ जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो टाइम कितना था, 0, एक्स कितना था उसका, ए डिस्टेंस, फिगर में देख लीजिए आप। इसका मतलब अगर ये दोनों डाटा t बराबर 0 और x बराबर a में यहां पुट कर दूं तो व्हाट आई गेट, आई विल गेट दिस 0 इक्वल्स टू 1 बाई रूट म्यू कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं a पुट करूंगा कॉस इनवर्स के अंदर x की जगह तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 1 इज 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस C2, सो C2 इक्वल्स टू 0। जैसे ही C2 0 हुआ है ना, तो यहाँ पर इनवर्स को मैंने हटाया तो ये इक्वेशन मेरे पास
फॉर्मूला बन के आ गया x इक्वल्स टू a cos रूट म्यू t। ओके, तो आप देखिए इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। ये किसके बीच में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन टाइम एंड x। रिमेंबर, अगेन मैं आपको सावधान कर रहा हूं, x पार्टिकल के द्वारा चली गई दूरी नहीं है। x is not the distance traveled, but x is the distance of the particle from O at time t। मतलब थोड़ा सा देखिए बहुत फर्क है। अगर मान लीजिए पार्टिकल, इधर देखिए मेरे शब्दों को सुनना ध्यान से आप, पार्टिकल अगर A से स्टार्ट होकर चल रहा है और वो O पर आ गया है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसके लिए पूछूं कितना x हुआ, तो आप में से 90% कहोगे x बराबर a हुआ। नो, x बराबर a नहीं है। व्हेन पार्टिकल रीचेस एट O, इट्स x इज 0। मतलब x इज नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट x इज द डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O। जब पार्टिकल A से स्टार्ट होकर O पर पहुंचा, तो O पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इट्स x, देन योर आंसर शुड बी 0, नॉट स्मॉल a। ठीक है, तो ये बी केयरफुल। फिर देखिए केस 2 में मैं क्या कह रहा हूं, अब मैंने अपनी इनिशियल कंडीशन चेंज कर दी है। केस 1 में मैंने क्या एज्यूम किया था कि पार्टिकल स्टार्ट A से हो रहा है ना, और O की ओर जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं पार्टिकल स्टार्ट्स ही O से हो रहा है और A की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स A। अब यहाँ पर देखिए एक और हमने चेंज कर दी है कि जब ये स्टार्ट हो रहा है ना, इट इज स्टार्टिंग विद सम वेलोसिटी एंड कम्स मोमेंटरीली एट रेस्ट एट ए। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है भाई, जैसे मैंने आपको एक इमेजिन या सिचुएशन इमेजिन करवाई थी कि मैंने पार्टिकल को यहाँ लाकर फर्स्ट केस में ए पे रख दिया था और ये ओ की ओर चलना शुरू कर दिया था इसने एक्सेलरेशन से, क्योंकि ए इज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। उसी प्रकार अगर आप सिचुएशन सोचिए कि अगर मैं पार्टिकल को अगर ओ पे लाके रख दूं, तो क्या पार्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि O इज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर O पॉइंट ही ड्यू टू सम रीजन O पॉइंट ही पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है और O पर ही लाकर हम पार्टिकल को रख रहे हैं, तो ये O से कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको जाना ही O पे था, तो O पे ही बैठ गया जाकर ये। तो अगर हमें इसको मोशन स्टार्ट करवाना है, तो इस केस में अगर हम इसको O पे रख रहे हैं तो हम इसको केवल प्लेस नहीं कर सकते, हमें इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। एक तरह से आप ये समझिए कि हमने इसको O पर लाकर O की और कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, फेंक दिया। O पर लाकर A की ओर इसको किसी वेलोसिटी से फेंका, क्योंकि अगर वेलोसिटी देंगे तभी ये O से दूर जाएगा। लेकिन O की तो क्या नेचर है, वो पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भले ही हमने इसको वेलोसिटी से देकर O से दूर फेंका, पर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द पॉइंट O, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है ना, इस कारण वो O से थोड़ी ही दूर जाकर मोमेंटरी रेस्ट हो जाएगा, और वो हमने माना इस केस में कि वो मोमेंटरी रेस्ट A पर जाकर होगा। ठीक है, ये बात मैंने यहां पर समझाई है, देखिए। ठीक है, तो फिर देखिए, फिर वही काम किया, मैथमेटिकल काम तो वही है कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, ये 2 दिख रही है आपको, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट में यहां पर मैंने साइन लिया है प्लस, जब ऊपर मैंने क्या साइन लिया था? नेगेटिव। तो बताइए, इसका भी रीजन आपको लिखना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा? as time increases x also increases, क्योंकि पार्टिकल O से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो इसकी O से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो as इसका मतलब t increases x also increases। तो अब माइनस साइन नहीं आया है, बस ये फर्क पड़ गया। तो इसका फर्क ये पड़ा साहब कि ऊपर जो हमने इंटीग्रेशन का साइन सूत्र लगाया था, कॉस इनवर्स वाला लगाया था, अब वो लगेगा साइन इनवर्स वाला। ठीक है, फिर मैंने देखी इनिशियल कंडीशन यूज कर ली पहले की तरह, और अब की बार जो फॉर्मूला डिराइव होकर आया इक्वेशन नंबर 4, इसमें टर्म आ रही है साइन की।
अभी ऊपर टर्म आ रही थी कॉस की। तो इन दोनों फॉर्मूलेज जो आपको सब दिख रहे हैं 3 और 4, इनको आपको इन एरो के साथ याद करना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब पार्टिकल ए से ओ की ओर चले, और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब पार्टिकल ओ से ए की ओर चले, यानी कि सेंटर ऑफ फोर्स से वो एंड पॉइंट्स की ओर जा रहा है इस केस में 4 में, और थर्ड में वो एंड पॉइंट से सेंटर ऑफ फोर्स की ओर आ रहा है। और फर्दर हम इसके बारे में और आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।